स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हो अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है इशू ऑफ शेयर। आप लोगों को स्क्रीन पे बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद थ्योरी की क्लासेस के बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे। अगर आपको टेक्निकल टर्म समझ में आ गई तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कब कर सकती है, कैसे कैसे कर सकती है, कौन कौन सी कंपनीज अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर कर लेंगे। एक बार सभी जुड़ जाइए और मुझे ये कंफर्म करा दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से आ रही हो। जी, बहुत बेहतरीन, बच्चे जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने के लिए है वो ये है कि सर शेयर्स क्या होते होंगे। देखिए, कैपिटल आपने सबने सुना है, कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, जब हम कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स ही क्या कहलाते हैं, वो शेयर्स कहलाते हैं। अगर हमने टोटल कैपिटल को दो पार्ट्स में बांट दिया, मान लिया 10 लाख रुपए कैपिटल थी, दो पार्ट्स में बांट दिया, तो 5-5 लाख रुपए के जो जो पार्ट्स बने वो क्या होंगे, वो दो शेयर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। सेम इसी तरीके से आप कितने भी जो हैं वो आप शेयर की यूनिट्स को बांट सकते हैं। क्लियर? ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डिवाइड्स इट्स कैपिटल इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। जब हम शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा सर शेयर इश्यू हो गया, शेयर इश्यू हो गया, या ये चैप्टर ही हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, जब कंपनी ऑफर करती है, कंपनी कहती है भाई साहब मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे को पैसे चाहिए हैं, मैं ऑफर दे रही हूं तुम्हें। और किसके लिए? ये सेल के लिए ऑफर, कि मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूं, तुम इसे खरीद लो, तुम एप्लीकेशन दे दो, तुम मेरे पास एप्लीकेशन भेजो कि सर हमें शेयर चाहिए हैं, मैं ये ऑफर कर रही हूं सेल के लिए। क्लियर है? एक कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करना चाह रही है वो आपको एक कागज का टुकड़ा थमा देगी। इस तरीके से समझिए, वो एक आपको कागज का टुकड़ा थमा देगी और वो इसके बदले में आपसे क्या ले लेगी, इसके बदले में आपसे पैसे ले लेगी, जो कि उसके लिए, कंपनी के लिए क्या होगी, कैपिटल होगी। शेयर्स को इश्यू करना इसे कहते हैं। इसके बाद जब हम शेयर होल्डर मेंबर की बात करें तो ऐसा पर्सन जिसने शेयर खरीद लिया है, जिसने बाय कर लिया है शेयर, वो उस कंपनी के लिए शेयर होल्डर होगा और मेंबर होगा उस कंपनी का। क्लियरली आप लोगों को सब कुछ सुनाई दे रहा है? जी, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? इसके बाद अगर हम, जैसे लिखा भी है शेयर कैपिटल क्या होती है, तो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एस्टिमेट्स इट्स फ्यूचर कैपिटल रिक्वायर्ड। सबसे देखिए एक चीज समझिएगा, एक एक पूरा प्रोसीजर होता है। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी जो है वो अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करती है कि मुझे पूरी लाइफ टाइम में कम से कम इतने कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसा सोचती है कंपनी कि भाई साहब हो सकता है मैं इतना बड़ा बिजनेस करने जा रही हूं और मेरे को इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इस कैपिटल को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सा जो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, उसमें वो लिख देती है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, तो आप लोगों को सबको पता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो दो तरीके के, दो टाइप्स के जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने जरूरी होते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ और नहीं है बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी का दायरा बताता है। जैसे कंपनी की वॉल है, दीवार है, वो बताती है कि आपको इस दायरे में रह करके काम करना है। फिर उस दायरे में, असल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा क्या होता है, मतलब उस दायरे में क्या लिखा होता है, समझिएगा इस बात को। सबसे पहले लिखा होता है
नेम क्लाउज, उसमें कुछ क्लाउज होते हैं, 6 क्लाउज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एक नेम क्लाउज होता है जिसमें उस कंपनी का नाम लिखा होगा कि सर इस कंपनी का नाम ये रहने वाला है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना करके देना होता है, उसी में नाम लिखा होता है। कौन से क्लाउज में? नेम क्लाउज में नाम लिखा होता है, कंपनी का ये नाम होगा। इसके बाद एक कैपिटल क्लाउज भी होता है, उस कैपिटल क्लाउज में लिखा होता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतने रुपए की कैपिटल रेज कर पाएगी। और शेयर्स क्या होंगे इन सब के बारे में तो क्लियरली ये कि सर शेयर कैपिटल कुछ और नहीं है बल्कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो टोटल कैपिटल लिखी होती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। हालांकि शेयर कैपिटल अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होते हैं, काफी सारे होते हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को समझ में आया कि जब भी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सब मेंशन करना पड़ता है कैपिटल क्लाउज में कि हमारी कैपिटल इतनी रहने वाली है। क्लियर है? दो तरीके के शेयर्स होते हैं, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, 2 टाइप्स के शेयर्स हैं। कौन कौन से हैं सर? सर प्रेफरेंस शेयर होता है और इक्विटी शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स होता है पहले डिविडेंड पाने का, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट्स नहीं होता है। क्लियर? प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स का हम जिक्र करते हैं कि हम शेयर्स को कैसे इश्यू कर सकते हैं, शेयर्स कब कैसे इश्यू किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात बहुत बेहतरीन सी जो आपको समझनी होगी वो ये कि हर एक शेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हर एक शेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है प्यारे बच्चों। और जो नॉमिनल वैल्यू एक कंपनी सेट करती है, जो नॉमिनल वैल्यू जो बिल्कुल स्टार्टिंग की वैल्यू है, जो एक कंपनी सेट करती है कि मेरी सिक्योरिटी का ये प्राइस रहेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस मान के चलिए, तो वो क्या होती है? वो फेस वैल्यू होती है, वो शेयर की फेस वैल्यू होती है। मैं जब सिक्योरिटी कह रहा हूं तो आपको ये सिक्योरिटी वो वाली सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ये शेयर्स और डिबेंचर्स को क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज कहते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स को सिक्योरिटी बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म है कंपनीज में। समझ में आई? तो शेयर और डिबेंचर की जो वैल्यू असाइन कर दी है किसने? इश्यूअर ने, वो क्या है? वो फेस वैल्यू होती है। क्लियर है? हम अपने शेयर्स को दो तरीके से इश्यू कर सकते हैं। सोचिए, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हम दो तरीके से शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। पहला, हम शेयर दे दें और उसके बदले में कैश ले लें। क्लियर? दूसरा, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये एक ऐसा केस है जिसमें हम कोई आइटम किसी से खरीद रहे हैं, हमने किसी से कोई आइटम खरीद ली, कोई भी एसेट्स खरीद ली मान के चलो, या हमने कोई सर्विस ले ली किसी से, और हम उस सर्विस के बदले में या उस एसेट्स के बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम उसको शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो ऐसे इश्यू को इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। इश्यू करे गए हैं शेयर कैश के अलावा किसी दूसरे प्रतिफल में, किसी दूसरे कंसीडरेशन में। कैश नहीं लिया आपकी बार, हमने कुछ दूसरी चीज ली है। तो दो तरीके का इश्यू होता है, एक इश्यू फॉर कैश और एक इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्लियर? फिर एक इश्यू ये भी होता है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। जब हम कैश में कर रहे होते हैं, जब हम कैश में इश्यू कर रहे होते हैं शेयर्स को, तो दो तरीके से शेयर्स इश्यू हो सकते हैं। पहला, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होगा आपको समझना है। जब पब्लिकली इश्यू किया जाता है शेयर, आम जनता को कहा जाता है भाई साहब आप हमारे शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, ऑफर टू सेल किया जाता है। बात समझ में आई? ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, शेयर्स का सब्सक्रिप्शन लेना मतलब शेयर को बाय करना, सही है? तो शेयर को बाय करने के लिए पब्लिक को ऑफर दिया जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आपने सुना होगा काफी बार, किसी कंपनी, फलाना कंपनी का आईपीओ आ रहा है, फलान कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो वो कुछ और नहीं, वो पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स ही होता है। आप शेयर्स को पहली बार इश्यू कर रहे हैं, वो आईपीओ होता है। क्लियरली समझ में आई आपको बात? पहली बार, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, आरंभिक, पहली बार पब्लिक को शेयर इश्यू किए जा रहे हैं, उस टाइप के शेयर पहली बार।
मेरी बात समझ में आई? अब एक चीज बड़ी बड़ी ध्यान से समझिएगा, जब पहली बार हम शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं, आपने कई बार सुना होगा, मैंने आज शेयर खरीदे थे, कल बेच दिए, मैंने फिर परसों खरीदे, फिर उससे अगले दिन बेच दिया, ऐसा होता है, ऐसा चलता है। एक होता है ट्रेडिंग, ठीक है, एक होता है ट्रेडिंग। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। असल में जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर्स को इश्यू कर रही होती है, तो कंपनी कैपिटल का फॉर्मेशन कर रही होती है, कैपिटल फॉर्मेशन कर रही होती है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल बनाना। मैं कंपनी हूं, मैंने आपको शेयर्स दे दिए, आप मुझे पैसे देंगे? बोले हाँ सर। अब ये शेयर्स आपके पास जा चुके हैं, आप इन शेयर्स को किसी दूसरे आदमी को बेच देते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है, देखिए पहली बार जब शेयर इश्यू करा गया, मैंने पहली बार आपको शेयर इश्यू करा, इससे मेरी कैपिटल तो बनी। आपने वो शेयर, आपके पास 10 रुपए का शेयर था, वो आपने शेयर 15 रुपए हो गए। उस शेयर के मान ली कीमत कभी 2-3 साल के बाद में, तो वो 15 रुपए में आपने किसी दूसरे आदमी को बेच दिया। तो ऐसे केस में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। ये सेल और बाय तो हो रहा है, देखिए आपने सेल करा है, किसी ने बाय कर लिया, इससे कंपनी को का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इस तरीके से समझिएगा, इससे कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई कैपिटल नहीं बढ़ रही है। क्लियर? तो जब आईपीओ आता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप लोग खरीदते बेचते रहो। आपने 10 रुपए का बेचा, सॉरी आपने 10 रुपए का लिया था शेयर, मुझे 10 रुपए दिए थे, आपने 15 रुपए में किसी और को बेच दिया, 5 रुपए आपको मुनाफा हुआ है। अब मेरे लिए वो 10 रुपए ही है पहले से ही। क्लियर? मेरे पास तो 10 रुपए ही आए हैं पहले से ही, बाद में तो आया नहीं। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब पब्लिक को क्या किया जाता है, पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं किए जाते, तो क्या करेंगे सर? पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ऑफर कराया जाता है स्मॉल नंबर्स ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स को। छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, उनको प्राइवेटली कहा जाता है, भाई साहब आप हमारे शेयर्स खरीद लो। यूटीआई, एलआईसी, कोई बैंक हुआ, कोई इंश्योरेंस कंपनी हुई, इनके पास क्या होता है, छोटी छोटी पूंजी जमाएं होती हैं। तो ये क्या करते हैं, लोगों के छोटे छोटे पैसे, थोड़े थोड़े पैसे को अपने पास में रखते हैं। जैसे आपने भी एलआईसी करा रखी, मैंने भी एलआईसी करा रखी, तीसरे आदमी ने भी एलआईसी करा, सबने एलआईसी में पैसा लगा रखा है, सबसे अमीर कॉर्पोरेशन। अब वो पैसा क्या करेंगे, एलआईसी क्या करती है, वो पैसा किसी कंपनी में लगा देगी, और जैसे ही कंपनी में लगाएगी वहां से मुनाफा उठाता जाएगी, आपको बाद में पैसा दे देगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना सा ही समझे कि शेयर्स को जब इश्यू करते हैं तो पब्लिकली भी इश्यू हो सकते हैं शेयर्स, और प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकती है शेयर्स की। मैंने ये बताया ही था, एक कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है कैसे कैसे, फॉर कैश, कैश के बदले में, या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, किसी कैश के अलावा किसी दूसरे आइटम के बदले में। क्लियर है? ये सब मैंने आपको बताया। इट मीन्स द शेयर्स आर इश्यूड बाय अ कंपनी। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश का मतलब क्या? इट मीन्स द शेयर आर इश्यूड बाय अ कंपनी अगेंस्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी पैसा मिला हो सर, कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट मिला हो, या कोई चेक मिल गया हो, या कैश मिल गया हो, ये सब क्या है, ये इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है। सच इश्यू कैन बी मेड एट पार और प्रीमियम। सर पार पे भी इश्यू किया जा सकता है और प्रीमियम पे भी। ये क्या बात आ गई सर, नई बात आई, समझ में नहीं आया। देखिए 10 रुपए का शेयर है, ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक नॉमिनल वैल्यू सबसे पहले बता दी होगी कंपनी ने कि हमारा शेयर इतने रुपए का है, नॉमिनल वैल्यू है इसकी। कंपनी चाहे तो 10 रुपए पे इश्यू कर सकती है, कंपनी की मन कर रहा है 11 पे कर दू 11 पे इश्यू कर सकते हैं, कंपनी का मन कर रहा है 20 पे इश्यू कर दू 20 पे इश्यू कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रोविजन नहीं है। तो अगर कंपनी फेस वैल्यू पे इश्यू करेगी तो इसे कहते हैं इश्यू एट पार। क्या कहते हैं? इश्यू एट पार कहते हैं। और अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू करेगी तो इसे कहते हैं इश्यू एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इश्यू करा है, हमने कुछ ज्यादा रुपए में इश्यू करा है, कंपनी ने ज्यादा रुपए में इश्यू करा है। क्लियर? अब जब कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है तो सारा पैसा इकट्ठा भी मंगवा सकती है, लमसम में मंगवा सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है। मैंने आपको एक शेयर दे दिया 10 रुपए का, मेरी मर्जी है मैं 10 रुपए इकट्ठे मंगवा लूं, मेरी मर्जी है मैं आपसे कहूं भाई साहब 2-2 करके दे दो, 5 बार 3 बार 4 बार दे दो,
ठीक है, ऐसे करके दे दो 10 रुपए, ऐसा केस इंस्टॉलमेंट होता है। इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होगा, सच इशू इज पॉसिबल अंडर द फॉलो, कुछ सर्कमस्टांसेज हैं। देखिए जैसे क्या हुआ, वेंडर अगेंस्ट, हमने ये इशू किसको किया होगा, वेंडर को। किसको किया होगा, वेंडर। वेंडर कौन है, वेंडर है जिससे हमने एसेट्स परचेज करी होंगी उधार में, या बिजनेस परचेज करा होगा हमने उधार में। ऐसा कोई पर्सन जिससे हमने बिजनेस परचेज कर लिया या कोई एसेट्स परचेज कर ली उधार में, उस इंसान को वेंडर बोलते हैं। ये और कुछ नहीं, क्रेडिटर ही होता है। हमारे ऊपर एक लायबिलिटी थी, हमने उसके बदले में क्या दे दिया, शेयर दे दिया। क्लियर। एक हमने कोई बिजनेस परचेज कर लिया, ऊपर वाला ही केस। एक होता है हम प्रोमोटर को शेयर्स दे रहे हैं। अब ये प्रोमोटर कौन होता है सर, प्रोमोटर बता दीजिए कौन होता है। देखिए प्यारे बच्चों समझिएगा इस बात को, जो इंसान, जिस इंसान के दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया कि हम एक कंपनी बना लेते हैं, उसे प्रोमोटर कहते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और फिर वो उसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। असल में ये कंपनी बनाने वाला इंसान है, इसने सर्विस दी, कंपनी बनाई, वो कभी मर भी जाएगा तो कंपनी चलती रहेगी, लोग फायदा उठाते रहेंगे। ठीक है, आपने शेयर खरीदे, आप उसका फायदा उठा रहे होंगे। तो शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई साहब हम एक काम करते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर कहते हैं कि भाई साहब हम एक काम करते हैं, हम प्रोमोटर को कुछ शेयर्स इश्यू कर देते हैं। किस लिए कर देते हैं, उसकी सर्विस के बदले में कर देते हैं। ये लो भाई साहब अपने शेयर्स पकड़ो तुम, ये लो शेयर्स ले लो। तो ऐसा केस भी हो सकता है, हमने उसकी सर्विस के बदले में दे दिया। अंडरराइटर से हमने काम करवाया था। अब अंडरराइटर कौन होता है, देखिए हम शेयर्स को इश्यू करना चाह रहे हैं। शेयर्स इश्यू करना मतलब हम कैपिटल रेज करना चाह रहे हैं, हम पैसे मंगवाना चाह रहे हैं। तो हमने एक एजेंट पकड़ लिया, भाई साहब तुम हमारी मदद करोगे इन शेयर्स को ज्यादा से ज्यादा बिकवाने में। मान लो मैंने 10,000 शेयर्स बेचने की इच्छा जताई, मैंने कहा अंडरराइटर को भाई साहब मैं 10,000 शेयर्स बेचना चाहता हूं और तुम्हें मदद करनी है। वो कहता ठीक है, तो क्या दोगे, मैंने कहा भाई साहब हर शेयर पर 1 रुपया दे दूंगा मैं। सोचो, हर शेयर पर मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया जो भी हुआ, 1% 2% जितना भी, जितना तुमने कैपिटल रेज कराई उसका 2% दे दूंगा। और बताओ, लेकिन अगर तुम नहीं करा पाए, तुम सारे शेयर्स जितने मैं बेचना चाह रहा हूं तुम अगर नहीं बिकवा पाए तो ये तुम्हें खरीदने पड़ेंगे, ऐसा मान लो तुम, तो खरीद लोगे। बोला हाँ कोई बात नहीं। हमने फिलहाल के लिए देखना कि हमने उसको कमीशन देना था, फिर हम उसको कहते हैं भाई साहब कमीशन मत लो, तुम एक काम करो ना, तुम मालिक ही बन जाओ यार, शेयर ले लो, क्या पड़ा है। तो हमने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है, हमने उससे सर्विस ली और हमने ना उससे पैसे लिए, हमने भी उससे सर्विस ली है और सर्विस के बदले में उसको क्या दे दिया, हमने सर्विस के बदले में उसको शेयर्स दे दिए। तो ऐसा इश्यू क्या कहता है, इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा, हमने कैश लेने के अलावा किसी और तरीके से हमने क्या कर रहा है, करा है, उससे सामान लिया, कोई आइटम ली है हमने उससे और उसके बदले में शेयर्स को इश्यू करा है। क्लियर। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था कि टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है, कि कैसे कैसे शेयर्स को इश्यू किया जा सकता है। तो 2 तरीके हैं शेयर्स को इश्यू करने में प्यारे बच्चों, 2 तरीके हैं। पहला है एट पार। पहला क्या है, एट पार। हम शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं पार पे। पार का मतलब क्या है, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, जैसे 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही हमने क्या कर दिया, वो बेच दिया। ठीक है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू कर दिया। तो जो फेस वैल्यू है, यहां मैं लिख देता हूं, किसी शेयर की मान लो फेस वैल्यू थी प्यारे बच्चों 10 रुपए, ₹10, और इश्यू प्राइस भी क्या है, इश्यू प्राइस भी क्या है उस शेयर का, हमने इश्यू किया, वो भी अगर 10 रुपए में कर दिया तो ये क्या है, इश्यू ऑफ शेयर एट पार है। क्लियर, समझ में आया। लेकिन अगर हम उस शेयर को 10 रुपए से ज्यादा में बेचें, जैसे फेस वैल्यू कितनी है, मैं कह रहा हूं 10 रुपए है, किसी शेयर की फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए है, से 10 रुपीज, हमने क्या करा, वो शेयर इश्यू कर दिया, हम इश्यू प्राइस सेट कर दिया कि ये शेयर हम 12 रुपए में इश्यू करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तुम खरीदोगे, तुम एप्लीकेशन दे दो। तो ये जो 2 रुपए है ये प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में था, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमने इश्यू करा है, ये प्रीमियम पे इश्यू करा है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। 2 ही तरीके से इश्यू होगा, इश्यू ऑफ शेयर एट पार और इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो ये जो 2 रुपए है ये क्या होगा सर, ये 2 रुपए कुछ और नहीं है बल्कि ये 2 रुपए प्रीमियम होगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। क्लियर है, ये हमने इसी में लिख रखा, ये आप लोग समझ लेंगे।
अब एक प्रोसेस के बारे में जिक्र करते हैं कि भाई साहब जब हम शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो भी कंपनी अगर शेयर इश्यू करना चाह रही है तो सबसे पहले उसको प्रोस्पेक्ट्स इश्यू करना होगा। शेयर इश्यू करने से पहले क्या करना होगा, एक प्रोस्पेक्ट्स इश्यू करना होगा। ये क्या होता है सर, एक तरीके से समझ लिए एक बुक बना करके देनी होगी, एक डिटेल बना करके देनी होगी। किसको सबसे पहले, सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास भेजनी होगी सबसे पहले तो। और उसमें क्या क्या लिखा होगा, एक चीज बताएं, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं, क्या आप बिना देखे आंखें मूंद करके बंद करके आप क्या शेयर खरीद लेंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो क्या देखोगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है पिछले साल, उससे पिछले साल प्रॉफिट कितना है, ये सब चीजें देखोगे। बिल्कुल। तो उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है, सारी डिटेल कंपनी कब जो है कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था, कितनी पुरानी कंपनी है, कंपनी ने के पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे, उससे पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे, प्रॉफिट था या नहीं था, ठीक है, कंपनी के ऊपर डेट्स कितने हैं, ये सब जानकारी कंपनी को देनी होगी। उससे पहले इश्यू नहीं हो सकता शेयर, सब जानकारी कंपनी दे देगी। और कंपनी उसमें यह भी बताएगी कि भाई साहब हम इतने शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं, और साथ साथ में कंपनी यह भी बताएगी कि इतने रुपए का इश्यू करना चाह रहे हैं, साथ साथ में यह भी बताएगी कि कंपनी इसका प्रोसीजर ये होगा। अब प्रोसीजर क्या, उसमें लिखा होगा कि कंपनी को पैसे इकट्ठे चाहिए हैं या कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में लेगी, ये सब जानकारी इसमें लिखी होती है। ये बिल्कुल उस तरीके से जब आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो वहां का प्रोस्पेक्ट आपको मिलता है, आप उस प्रोस्पेक्ट को लेते हो, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, ये रिजल्ट रहा है पिछले सालों का, ये हमारे कॉलेज से, ये हमारी यूनिवर्सिटी से जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में बच्चों का ज्वाइनिंग कराई गई है, यहां इतने इतने % नंबर आए हैं बच्चों के, ये हमारी एक्टिविटीज कराई जाते हैं। तो वो सब जैसे, तो उसी तरीके से कंपनी भी अपने प्रोस्पेक्ट्स में वो सारी डिटेल लिखेगी, शेयर अलॉटमेंट, शेयर इश्यू करने के बारे में, और साथ साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी 1 महीने का टाइम देती है। आज मान लिया जैसे आज आईपीओ आया है तो कंपनी कहेगी 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, कंपनी कहेगी कि भाई साहब 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के बाद में आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 1 महीने तक आप एप्लीकेशन डालो, जिसको जितने शेयर चाहिए हैं। कंपनी ने इश्यू किया मान लिया 20,000 शेयर, अब आपकी मर्जी आप कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। कंपनी बैंक का नाम बता देती है, भाई साहब इस बैंक में पैसे डाल देना, ऐसे ऐसे ये प्रोसीजर होगा, इस बैंक में इस तरीके से पैसे डाल देना, बस ये हो जाएगा। तो एप्लीकेंट्स क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा एप्लीकेशन मनी, वो बताएगी भाई साहब एप्लीकेशन मनी कितनी देनी है। एक शेयर की कीमत अगर 10 रुपए है तो कंपनी कह सकती है 10 के 10 दे दो, या कंपनी कह सकती है चलो यार 2 दे दो, बाकी बाद में देखेंगे। तो 10 रुपए या 2 रुपए, जो भी 3 रुपए 5 रुपए जो भी कंपनी मंगवाएगी उसे एप्लीकेशन मनी कहेंगे। जब सबसे पहले जो मनी मंगवाई जाती है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं, वो एक बैंक में रखवा दी जाएगी। अब जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे को क्या करा जाएगा, बैंक सारी डिटेल किसके पास भेजेगा, कंपनी के पास। भाई साहब ये आई है एप्लीकेशन, इतनी एप्लीकेशन आई, इतना पैसा आया है आपका। फिर कंपनी कुछ चीजों को देखेगी, कुछ चीजें समझेगी कंपनी, क्या क्या चीजें कंपनी देखेगी कि भाई साहब फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या और सब्सक्रिप्शन है। अरे सर ये क्या टर्म्स आ गई, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, ये टर्म क्या है, इनको समझिए बड़े बारीकी के साथ। देखिएगा कंपनी, जैसे कंपनी चाह रही थी मान लो 10,000 शेयर्स इश्यू करना, सोचो तुम इस तरीके से सोचो, तुम 10,000 शेयर्स को तुम 10,000 रुपए का सामान बेचना चाह रहे थे, तुम्हारे पास 10,000 आइटम तुम बेचना चाह रहे हो, और खरीदने वाले ने क्या करा, खरीदने वाले ने 10,000 से कम सामान खरीदने के लिए कहा कि भाई साहब मैं तो 10,000 ये सारे सामान नहीं खरीदूंगा, मैं तो इस 10,000 से कम के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूं। सेम ऐसे ही शेयर्स के केस में कंपनी चाह रही है भाई साहब 10,000 शेयर्स को इश्यू करना, और एप्लीकेशन आए कितने शेयर्स के लिए, टोटल 10,000 से कम शेयर्स के लिए। तो ऐसा केस होता है अंडर सब्सक्राइब्ड। क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब्ड होता है।
इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें, अगर प्यारे बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें तो एक मिनट वेट कीजिएगा। इश्यूड फुल सब्सक्रिप्शन क्या होगा? हम बेचना चाह रहे हैं 10,000 शेयर्स और 10 के 10,000 एप्लीकेशन आ जाएं, हम सामान भी उतना ही बेचना चाह रहे हैं और खरीदार भी उतने के लिए आ जाएं, तो ऐसा सब्सक्रिप्शन क्या होता है? फुल सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का? इसके बाद है और सब्सक्रिप्शन। हम बेचना चाह रहे हैं 10,000 का सामान और एप्लीकेशन आ जाए 15,000 सामान के लिए। हम बेचना चाह रहे हैं 10,000 शेयर्स, कंपनी बेचना चाह रही, इशू करना चाह रही है 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आ जाए 15,000 शेयर्स के लिए। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है, 5 एप्लीकेशन मैंने दी, 10 किसी और ने दी, 20 किसी और ने दी। अब पता थोड़ी है कौन कितनी एप्लीकेशन दे रहा है, तो ज्यादा एप्लीकेशन भी आ सकती है। समझ में आ गई? इससे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर हो जाना प्यारे बच्चों सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस क्या था? अच्छा एक बात और बताएं जल्दी से मुझे, बहुत बहुत प्यारी सी बात है। अगर आप कोई चीज बेचना, 10,000 आइटम आप बेचना चाह रहे हो और खरीदने वाले कहते हैं भाई साहब 9,000 खरीदोगे, खरीदना चाह रहे हैं हम, तो क्या आप 10,000 बेच पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं। इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना एप्लीकेशन आ जाता है हमने सबको क्या करना पड़ता है? सबको शेयर अलॉट करना पड़ता है। सही है या नहीं है? सबको शेयर अलॉट करना पड़ता है। किस केस में? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, फिर हम पहुंचे किसके ऊपर? फुल सब्सक्रिप्शन के केस पे। फुल सब्सक्रिप्शन का केस क्या था? जिसमें हम 10,000 शेयर्स को इश्यू करना चाह रहे हैं, 10,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, भाई साहब सबको दे देंगे, क्या दिक्कत है? सबको सारा सामान सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास से सारा बिक चुका है, उनके पास सारा जा चुका है। क्लियर है? एक होता है और सब्सक्रिप्शन का केस, हम आइटम बेचना चाह रहे हैं 10,000 और खरीदने वाले एप्लीकेशन आ जाते हैं 15,000। मुझे बताओ तुम्हारे पास सामान 10,000 है और खरीदने वाले आ जाए 15,000 सामान लेने के लिए, तो क्या तुम 15,000 सामान बेच पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं। तो आप अलॉट कितने कर पाओगे शेयर्स? तो आप अलॉट कर पाओगे केवल 10,000 शेयर्स। फिर से समझो, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी एप्लीकेशन आई उतने शेयर अलॉट कर पाओगे, फुल सब्सक्रिप्शन के केस में सारे शेयर अलॉट कर पाओगे, और सब्सक्रिप्शन के केस में जितने तुम इश्यू करना चाह रहे थे तुम केवल उतने ही अलॉट कर पाओगे, उससे ज्यादा तुम अलॉट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके बाद सर अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज ए सिचुएशन व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। जो एप्लीकेशन आई वो कम आई किससे? इश्यूज से, जो हम इश्यू करना चाह रहे हैं उससे कम आई। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? अब देखिएगा, एक आइटम, एक टर्म आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से, एक टर्म आती है, वो भी समझ लीजिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कहती है भाई साहब रुको, तुम शेयर कितने इश्यू करना चाह रहे थे? बोला जी 10,000। से भी कहती है कितनी एप्लीकेशन आई? वो कहता है जी एप्लीकेशन आई है 9,000। बोला ठीक है इश्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कहती, से भी कहती भाई साहब कितनी एप्लीकेशन आई? से भी कहती कितनी एप्लीकेशन आई? कंपनी कहती है जी 8,000 आई एप्लीकेशन। तो अच्छा 10,000 शेयर इश्यू करना चाह रहे थे, एप्लीकेशन कितने के लिए आई है? 8,000 शेयर के लिए आई है ना, अब इश्यू मत कर देना। बोले ये क्या बात हुई? हाँ तुम्हारे शेयर कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है, तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम दोबारा ये प्रोसीजर शुरू करोगे जब भी इश्यू करना चाहोगे। अब तुम्हें क्या करना है? अब हे कंपनी, अब तुम ये शेयर इश्यू नहीं कर पाओगे। बोला जी 8,000 इन्होंने एप्लीकेशन अमाउंट दी है, इनका क्या करें? इनको वापस करो यार तुम। बोले सर अगर 9,000 आई तो आपने इश्यू करने दिया, 9,000 एप्लीकेशन आई तो इश्यू करने दिया, और अगर 8,000 एप्लीकेशन आई तो आपने इश्यू करने नहीं दिया, ऐसा क्यों? कंपनी कहती है, सेबी कहती है भाई साहब मैंने गाइडलाइंस जारी कर रखी है। क्या गाइडलाइंस है? कि जो हम शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं उनका कम से कम 90% जो है वो एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। जो हम शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं उसका कम से कम 90% तो आ जाना चाहिए एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन उतना नहीं आया तो भाई साहब उतने शेयर इश्यू नहीं कर पाओगे आप। 10,000 एप्लीकेशन, 10,000 शेयर इश्यू करना चाह रहे तो 9,000 के लिए एप्लीकेशन कम से कम आए। 20,000 करना चाह रहे तो 18,000, क्योंकि 20,000 का 90% कितना होगा? 18,000। तो 18,000 कम से कम एप्लीकेशन आए। 18,000 से कम एप्लीकेशन आएंगी तो फिर इश्यू नहीं हो सकता है। मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी से बताएं आप। ठीक है,
तो देखिए दो केसेज बने हमारे, दो केसेज क्या क्या बने। अगर शेयर इश्यू करना चाह रही थी कोई कंपनी 10,000 और एप्लीकेशन आई कितनी, एप्लीकेशन आई मान लो 9900 आ गई, सो एप्लीकेशन ही तो कम आई है, 90% तो 9,000 होता है, तो 9,000 से तो ज्यादा ही एप्लीकेशन आई है। तो क्या किया जाएगा, शेयर्स will be allotted to all applicants, allotted to all applicants, जितने भी एप्लीकेंट्स थे सबको शेयर मिल जाएगा। कितने शेयर इश्यू, कितने शेयर दे पाओगे आप, 9900 शेयर ही दे पाओगे। क्यों, अरे तुम बेचना चाह रहे थे 10,000, खरीदने वाले तो 9900 शेयर्स के लिए ही ना, तो तुम केवल कितने शेयर्स अलॉट कर पाओगे, तुम केवल 9900 शेयर अलॉट कर दोगे। सही है, बोलो हाँ सर सही है। 10,000 शेयर्स इश्यू करना चाह रहे थे, एप्लीकेशन आई 8,000 शेयर्स के लिए, 7,000 के लिए, 6,000 के लिए, 5,000 के लिए, क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन मनी जो आई थी, एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड, माफ कीजिएगा, एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड, रिफंडेड सर, रिफंड कर दी जाएगी एप्लीकेशन मनी, पूरी वापस कर दो भाई साहब। हर एक 8,000 जिन्होंने भी 8,000 शेयर्स के लिए जिनने भी अप्लाई करा था सबको वापस कर दो पैसा। ये क्या है, ये एक केस है किसका, ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। हमने अंडर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पढ़ लिया कि ट्रीटमेंट क्या होगा अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, ये क्लियर है। दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो सबको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे या किसी को भी अलॉट नहीं होंगे, क्लियर है, क्लियर। दूसरा केस, ट्रीटमेंट ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब्ड इश्यू। अरे सर 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और हम इश्यू भी 10,000 करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, शेयर विल बी अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को शेयर इश्यू कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। 10,000 शेयर इश्यू करना चाह रहे थे, 10,000 ही एप्लीकेशन आ गई। एक केस है ट्रीटमेंट, किसका ट्रीटमेंट, अब और सब्सक्रिप्शन का। तीन केस थे ना, पहला अंडर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पड़ा, क्या करा जाएगा, या तो सबको शेयर दिए जाएंगे या किसी को नहीं दिए जाएंगे। किसी को कब नहीं दिए जाएंगे, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होगा, सही है। सबको दे दिए जाएंगे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर आ चुकी है अमाउंट, तो क्लियर है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, फुल सब्सक्रिप्शन के केस में सबको दे दिया जाएगा। और सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा सर, और सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, बहुत बहुत बेहतरीन सी बात है, समझना बड़े प्यार से। और सब्सक्रिप्शन का केस क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं इशूड शेयर, जैसे इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर्स, ये कैसा केस है जिसमें इशूड शेयर, शेयर इशू कितने हुए, हम कह रहे हैं 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव कितनी, अप्लाइड शेयर्स कितने, आप बोलोगे सर मान लो 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, तो अप्लाइड कितने हुए, 15,000 शेयर्स हुए, सही है, बोला हाँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, इसमें 3 तरीके से अलॉटमेंट हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहां मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन, यहां मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन, और इस साइड में लिखता हूं मैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो, रिजेक्ट सम एप्लीकेंट्स एंड फुल अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। हम क्या करें, 10,000 हम ये कर सकते हैं, 10,000 एप्लीकेशंस को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दें, और जो 5,000 एप्लीकेशंस आई हैं उनको कुछ भी ना दें, कुछ भी ना दें, कोई अलॉटमेंट ना करें, रिजेक्ट कर दें। तो क्या होगा, ये तो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, सही है। ये क्या है, ये फुल सब्सक्रिप्शन हो गया ना, 10,000 को 10,000 दे दिया। और ये क्या है, ये रिफंड कर दिया हमने कि भाई साहब चलो तुम जाओ, तुम्हें पैसा रिफंड करा जा रहा है, क्लियर है। ये पहला केस है, 3 कैटेगरी बनते हैं इसमें, पहला केस है। दूसरा इसी में ऐसा भी हो सकता है हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दें सर। प्रो रेटा अलॉटमेंट ये क्या होता है सर, प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन अगर 10,000 है, सॉरी एप्लीकेशन अगर 15,000 है तो सबको दे दें हम शेयर, लेकिन कितने दें,
हम दें 10,000। जिन्होंने 15 एप्लीकेशन करी उनके पास चले जाएंगे कितने? 10 शेयर। जिन्होंने 150 एप्लीकेशन करी उनके पास चले जाएंगे कितने? 100 शेयर। मतलब रेशियो क्या बनी? जिन्होंने एप्लीकेशन, ये रेशियो क्या बनी? 15,000 बटा कितना? 10,000 रेशियो बनी प्यारे बच्चों 3:2। सही है, 3-2 की रेशियो। तो जिनके 3 एप्लीकेशन आए उनको 2 शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। 6 एप्लीकेशन जिनकी आई है उनको कितने कर दिए जाएंगे? उनको 4 कर दिए जाएंगे। 9 एप्लीकेशन आई होंगी उनको कितने कर दिए जाएंगे? 3 कर दिए जाएंगे। इस तरीके से होगा। समझ में आई मेरी बात? इसे कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये बी केस है। ये क्या है? ये बी केस है। इसमें क्या होगा? प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी हमने, अनुपात में, रेशियो में हमने अलॉटमेंट कर दी। सही है। तीसरा केस क्या है? फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स। कुछ को प्रोरेटा कर दिया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया। कॉम्बिनेशन है पहले और दूसरे का, पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन। क्या कर सकते हैं? और सब्सक्रिप्शन के केस में ऐसा कर सकते हैं, मान लो 15,000 एप्लीकेशन थी तो 7,000 को क्या कर दिया हमने? 7,000 को 7,000 दे दिए। ठीक है, बाकी बचे कितने? बाकी बचे हैं 8,000। 8,000 बचे हैं, 8 7 15 होते हैं। सही है, 8,000 एप्लीकेशन बचे हुए हैं। हम क्या करें? हम 6,000 एप्लीकेंट्स को बाकी जितने भी बचे शेयर हैं वो दे देते हैं। देखो, 7,000 एप्लीकेंट्स को 7,000 दे दिए। ठीक है, ये 6,000 को हमने कितने दिए? 3,000 दिए। ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है। ये फुल पे फुल दे दिया, ये प्रोरेटा अलॉटमेंट। और बाकी जो एप्लीकेशन बची कितनी? 7 और 6 13। तो बची एप्लीकेशन कितनी? 2,000। क्या उनको कुछ दे सकते हैं? नहीं, उनको कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 7,000 दे दिए, 3,000 दे दिए, तो अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। तो 2,000 को पैसे रिफंड कर देंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आई? सर ये था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। कि अगर हमारे पास में और सब्सक्रिप्शन आ जाता है शेयर्स का, ठीक है, तो ऐसे केस में हम शेयर को किस तरीके से इशू करेंगे, क्या क्या कैटेगरी बन सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स बन सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्या क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले ये पढ़ा सर क्या मीनिंग होता है इश्यू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है कंपनी की, ठीक है, इश्यू प्राइस क्या होता है। फेस वैल्यू मतलब किसी का नॉमिनल वैल्यू है जो इश्यूअर ने असाइन करा था, और इश्यू प्राइस फेस वैल्यू के जितना भी हो सकता है, फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम 10 रुपए का शेयर 10 में बेचना चाहें तो इश्यू प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए, और इश्यू करना चाह रहे हैं 12 रुपए में, तो इश्यू प्राइस कितना होगा? 12 रुपए हो जाएगा। ऐसे केस को हम इश्यू एट प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इश्यू एट प्रीमियम कहते हैं। खैर, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच मे बी फॉर कैश फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसके बारे में डिस्कस करा हमने। उसके बाद फिर ये सारी डिटेल बहुत अच्छे से डिस्कस करी। पार और प्रीमियम का केस क्या होगा ये डिस्कस करा। फिर किस तरीके से हमने बताया कि किस तरीके से जो है वो अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, इश्यू किस तरीके से किए जाते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, और सब्सक्रिप्शन हो सकता है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा मेरे ख्याल से। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा किसी भी तरीके का। जी, जल्दी से बता दें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि सर ये वाला डाउट रह गया। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आप लोगों का दिन शुभ रहे। आप लेफ्ट कर सकते हैं, जिस जिस बच्चे को समझ आ गया सर लेफ्ट कर सकते हैं। वेरी गुड सर, सर सारा समझ आ गया। कल, हाँ, कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अरे आसान है भाई साहब, हलवा। इश्यू ऑफ शेयर बहुत प्यारा सा चैप्टर है। जिसने टेक्निकल टर्म्स को समझ लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है उसके लिए। इसका पीडीएफ, हाँ ये पीडीएफ आ जाएगा ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी पीडीएफ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए। चलिए ठीक है, अलविदा प्यारे बच्चों। कल हम फिर इसी समय पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।